शुरू करते हैं गणेश जी के आशीर्वाद के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, मैं ये ट्रेनर जो लिखा है, ये ट्रेनर मैं स्वयं हूँ। मेरा नाम है सुनील दीक्षित। केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये काफ़ी सारे विषय में मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप मुझको लोग मुझे बोलते हैं। ज्योतिष विशारद हूँ वैसे मैं। और फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और मेरा प्रोडक्ट है वास्तु टेक विच इज़ वेरी पॉपुलर, उसका भी मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। अब तक करीब 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, अलग अलग विषय पे। केपी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, फाइनेंशियल। ओके, ये मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, मैं इस पर रीचेबल हूँ। और ये मेरी वेबसाइट है, इस पे भी आप लोग जाके हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में या तरह तरह के कोर्स हम कंडक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हो। मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि केपी में इसको हम कैसे सरलता से किसी भी जटिल से जटिल प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अपनी समस्या को भी समझ सकते हैं। और आपका, अगर आप प्रोफेशनली इसको करते हो तो भी, या किसी पोर्टल, आप किसी वेब पे या किसी पोर्टल पे एज ए कंसल्टेंट कार्य करते हो, तो वहाँ पे क्योंकि 2 मिनट के ऊपर 1 मिनट के ऊपर उत्तर देना होता है, तो वहाँ पर भी केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो, तुरंत कुंडली बना के आप उसका आंसर बहुत क्विकली दे सकते हो। लव मैरिज रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये प्रडिक्शन होती कैसी है इवेंट की, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपका भी कोई विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी प्रश्न है, या अपनी पर्सनल लाइफ पे भी, तो आप उसको लिख के रख लीजिए। जब सेशन खत्म होगा तो फिर हम उस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि किसी का प्रश्न है, कोई कहता है जी मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी शादी नहीं हुई, या मेरी शादी में डिनायल है, मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या मैं किसी को पसंद करता हूँ, क्या मेरी क्या जो हमारी जो मित्रता है ये शादी में कन्वर्ट होगी, किसी इस तरह का कोई प्रश्न हो। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, पर आपका कोई भी यूनिक, आपका कोई भी प्रश्न आपकी समस्या से रिलेटेड है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के टाइम में, जो कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर वो समस्याएं आती हैं जो कि आज से हो सकता है 100 साल या 500 साल पहले ना आती हों। ओके, ये तो मैरिज की हम बात करेंगे तो ये तो सदियों से चले आने वाले क्वेश्चन है कि मेरी शादी होगी या नहीं, अगर होगी तो कब होगी। मेरी शादी अरेंज मैरिज, अपने माता पिता या अपने मेरे फैमिली के द्वारा बताए गए वर या वधू जिस, है ना, से होगी, या मैं अपनी पसंद के किसी लड़के या लड़की से शादी करूंगा। क्या मेरी शादी डिलेड है, क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या डिलेड है, या डिनायल है, या होएगी नहीं, मतलब है ना। लेट शादी होना और डिनायल होने में आप फर्क समझ सकते हो। ओके, और अगर मेरी शादी होती है तो विल इट बी हारमोनियस, क्या हमारे संबंध अच्छे होंगे, या हमारे संबंध चैलेंजिंग, मतलब हमारे मतभेद रहेंगे, मानसिक मानसिक मतभेद रहेंगे, मेंटल कंपेटिबिलिटी, इमोशनल कंपेटिबिलिटी, स्पिरिचुअल कंपेटिबिलिटी, फिजिकल कंपेटिबिलिटी, क्या ये सब रहेंगी। क्योंकि शादी जो होती है, शादी एक लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, पारिवारिक संबंध भी होते हैं। और कई जो आपकी कंपेटिबिलिटी होती है उसकी बहुत सी लेयर होती हैं। ओके, जैसा कि जिसका जैसे बहुत सी लेयर्स का मैंने अभी नाम लिया। ओके, फिर अगर कोई लड़का या लड़की है कहीं किसी को पसंद करते हैं, तो उनके उनके अपने अलग तरह की समस्याएं और अलग तरह के प्रश्न होते हैं। ओके, कि ये जो हमारी रिलेशनशिप चल रही है, क्या ये मीनिंगफुल है, मतलब ऐसा तो नहीं कि दूसरा दूसरा जो भी है, दूसरा लड़का है लड़की है वो टाइम पास कर रहा है। ओके, या ऐसा तो नहीं है कि जो भी दूसरा व्यक्ति है वो मुझे धोखा तो नहीं देगा। इस तरह का एप्रीहेंशन आजकल बहुत लोगों में रहता है। अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरे से भी बहुत पूछे जाते हैं। ओके,
कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि मेरी मित्रता थी, कुछ मतभेद हो गए, और जिसको हम चाहते थे वो मेरी लाइफ से चला चला गया या चली गई है। विल दैट पर्सन विल कम बैक अगेन इन माई लाइफ? इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैं भी इस तरह के बहुत प्रश्नों के उत्तर देता रहता हूँ। कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसको भी हम पसंद करते हैं, क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा, या कोई समस्या ऐसी आएगी उसके घर वालों की तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, या कोई ऐसे अनफोर्सिन सरकमस्टेंसेस पैदा होंगे कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा भी डर बहुत से लोगों में लगा रहता है। ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं, ये प्रश्न तो आजकल जो जो भी पेयर है, जो भी लड़का है लड़की आप कह सकते हो, जिनकी आपस में मित्रता है, वो भी प्रश्न इस तरह का करते हैं कि क्या ये जो पर्सन है जिसको हम लाइक करते हैं, क्या ये हमारे प्रति कमिटेड रहेगा लॉन्ग लाइफ, क्योंकि शादी तो पूरे लाइफ का संबंध होता है। और ये प्रश्न शादी के बाद ही पूछ सकते हैं कोई भी। ओके। और ऐसे भी प्रश्न आजकल, देखिए आज का सब लोग काम करते हैं इधर उधर, तो आजकल इस तरह की चीज़ें भी वेस्टर्न कंट्रीज से वो लोग या जो भी है कल्चरल जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो लोगों की रिलेशनशिप हो जाती है जो कि कम से कम इंडिया में विच आर नॉट रिगार्डेड, यू कैन से वेरी एथिकल। तो मतलब रिलेशनशिप रहेंगी, लिव इन रिलेशनशिप रहेगी, इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल, इस तरह के भी प्रश्न लोगों को प्रॉब्लम है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और किसी कोई भी इस समस्या से ग्रस्त हो सकता है। अब इतने सारे मैंने प्रश्न कुछ एग्जाम्पल आपके डाले, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, पर क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमको केपी एस्ट्रोलॉजी से मिल सकता है? तो यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रश्न इतने सारे हैं और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी से हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे स्वयं अपने बारे में या दूसरों के बारे में बहुत सरलता से जान सकते हैं, बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं, और वो घटना कब घटित होगी इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके अंदर इतना सारा पढ़ाते रहते हैं कि जुपिटर ऐसा है, सैटर्न ऐसा है, राहु ऐसा है, सैटर्न इस घर में बैठ गया तो ऐसा हो जाएगा, राहु राहु आपका 7वें घर में बैठ गया तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न प्लानेट के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है ना, उस पर जरूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोग देते दिखाई देते हैं। जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सीधा सा ये मानना है कि प्लानेट कोई भी हो, जैसे जुपिटर को आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, सबसे शुभ प्लानेट माना जाता है। सैटर्न और राहु को अधिकतर लोग उससे भयभीत रहते हैं, सैटर्न से लोगों को डराते रहते हैं, पर ऐसी बात होती नहीं है। सवाल ये है कि किस प्लानेट को किस कुंडली में क्या रोल मिला हुआ है। किसी की कुंडली के अंदर अगर सैटर्न है या राहु है, उसको विवाह का रोल मिला हुआ है, मतलब वो व्यक्ति का विवाह कराएगा, और वो शुभ घरों से संबंध बना रहा है, तो वो तो उस व्यक्ति के लिए तो अच्छा ही करेगा। और जुपिटर कितना ही अच्छा हो, अगर वो उस व्यक्ति विशेष की कुंडली में अगर शादी से संबंधित अच्छे नंबर नहीं दे रहा है, तो उसके उस व्यक्ति विशेष के लिए जुपिटर खराब है। ओके। तो हम जो केपी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं वो इवेंट चेक करते हैं, क्या इवेंट के बारे में बात हो रही है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे आज का इवेंट हमने लिया हुआ है शादी है, संतान भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, प्रोफेशन भी हो सकती है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन भी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लिटिगेशन, बीमारी, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो उस हाउस से संबंधित जो प्लानेट है सिग्निफिकेटर है, वो उसकी कुंडली में क्या नेगेटिव नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, मतलब क्या वो नकारात्मक हाउसेस से संबंधित है या हार्मोनियस, या मतलब सकारात्मक हाउसेस से संबंधित है। तो इस तरीके से हम इसको डिकोड करते हैं। ओके। तो केपी का जो इंजन, मतलब केपी का जो प्रोसेस है, फिर वो हमारा क्या हुआ। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि इवेंट क्या है। आज के केस में शादी है,
ये कौन कौन से घर चाहिए। सामान्य एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि सातवां घर शादी का हो जाता है, परंतु केपी के अंदर जो प्राइमरी हाउस होता है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में वो तो होता ही है, साथ ही ऐसे हाउसेस जो कि उस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उस घटना को घटित होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में सातवें घर को क्या बोलोगे आप, वो शादी का घर होता है, परंतु केपी में हम बोलेंगे दूसरा घर। दूसरा घर जो कि फैमिली ग्रोथ का है, वंश वृद्धि का है, वो भी शादी से संबंध बनाता है, वो भी शादी के लिए सकारात्मक है। ऐसी 11वां घर जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, क्योंकि जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति, तो 11वां घर भी और लाभ का भी है। तो मतलब जो आपकी इच्छा है शादी की उसका लाभ मतलब वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो 11वां घर भी उसमें चाहिए। तो हाउसेस, तो उस इवेंट से संबंधित हमें हाउसेस सेलेक्ट करने होते हैं। सिग्निफिकेटर मतलब उन हाउसेस के रिजल्ट कौन से प्लान देंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है सैटर्न और राहु ही शादी के सिग्निफिकेटर हैं, मतलब उसकी कुंडली में जब सैटर्न या राहु की दशा भुक्ति या अंतरा चलेगी उस पीरियड में उसकी शादी होगी। दूसरे व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है मंगल या बुध शादी दे रहे हो। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेटर्स। ओके। फिर वो घटना घटित होगी या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉमिस। व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रॉमिस। जो प्रॉमिस है वो ही फुलफिल होगा। प्रॉमिस नहीं है तो दशा भुक्ति गोचर चलते रहते हैं, वो नहीं मिलेगा। आजकल लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, कहेंगे कि भाई गोचर ये चल रहा है, ये बृहस्पति यहाँ आ गया, शनि यहाँ आ गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको आप ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति 120 साल तक जीता है तो सारे ग्रहों की दशा एक बार चल चुकी होती है। तो क्या सारे व्यक्ति विदेश जाएंगे? कभी ना कभी तो उसको दूसरे घर की दशा चलेगी, क्या सारे करोड़पति बन जाएंगे? सारे आइए सारे पढ़ लेंगे ना। तो वो ही व्यक्ति को वो ही मिलेगा जो उसके प्रारब्ध में है। पिछले जन्मा के जो भी उसके कर्माज है उसके अनुसार जो व्यक्ति पैदा होता है उसका इस जन्म में जो उसके गुड कर्मा है उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलना है, जो उसके बैड कर्मा है उसका भी जो उसको दंड मिलना है वो भी मिलेगा। कब मिलेगा ये भी, ये हमको दशा भुक्ति अंतरा से लगता है। ओके। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो घटना घटित होगी या नहीं, मतलब शादी का प्रॉमिस है या नहीं तभी शादी होगी। अगर शादी का कुंडली में योग ही नहीं है, प्रारब्ध ही नहीं है, तो चाहे उसके सिग्निफिकेटर की दशा भी चलेगी तो भी विवाह नहीं होगा। ठीक है। तो प्रॉमिस देखना बहुत आवश्यक है। तो प्रॉमिस बताता कौन है? प्रॉमिस बताता है जो इवेंट हम देख रहे हैं उस इवेंट से संबंधित जो प्राइमरी हाउस है उसका सब लॉर्ड ये निर्धारित करता है कि इस व्यक्ति को इस घटना इस व्यक्ति को ये घटना इसके साथ घटित होगी या नहीं। मतलब शादी के लिए कौन सा प्राइमरी हाउस है? सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड हमको ये बताएगा कि इस व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं। जब हमको ये पता लग गया कि विवाह होगा या नहीं, अगर विवाह होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विवाह कब होगा। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो वी कैन से पोलाइटली कि भाई विवाह का योग नहीं है। या सेवेंथ के सब लॉर्ड से हम ये भी जान सकते हैं कि विवाह तो है पर विवाह लेट होगा, विवाह अर्ली होगा, लव मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी, मैरिज तो होगी पर उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, सेपरेशन होगा। जितनी भी विवाह से संबंधित हैं सारी चीजें हमको सेवेंथ का सब लॉर्ड बताएगा। ओके। आपने जब एक बार ये जान लिया कि इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होगी, ओके, उसके बाद तो स्वाभाविक प्रश्न ये होगा प्रशांत जी, आपने हाथ रेज किया है पर मैंने शुरू में बताया था कि जिसका जो भी प्रश्न है वो नोट कर लीजिए, सेशन के बाद मैं सबको मौका दूंगा। आई विल ओपन द विंडो फॉर 10 मिनट्स और सबके प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा।
जब हमें ये पता लग गया भाई कि घटना घटित होएगी, उसके बाद दूसरा, उसके बाद एक नेचुरल क्वेश्चन यही आएगा कि वो घटना कब घटित होगी। घटना घटित होती है जो सिग्निफिकेटर्स बन के आए, जो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उस घटना से संबंधित हाउस को सिग्निफाई करते हैं। जब वो दशा भुक्ति अंतरा में आते हैं तो व्यक्ति को आप कह सकते हो कि उसके साथ वो घटना घटित होगी। जैसे अभी मेरे एग्जाम्पल पे मेरे मुंह से निकल गया था कि सेविंथ हाउस का अगर सैटर्न और राहु सिग्निफिकेटर हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब उस व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा चलेगी, राहु भुक्ति या अंतरा में आएगा, या मैं कहता हूँ मान लो मंगल दूसरे घर को सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि शादी के लिए दूसरा, 11वां, 7वां, तीनों घर शादी में सहायक होते हैं। प्राइमरी हाउस तो 7 ही रहेगा, पर 2 और 11 भी सहायक घर का सकारात्मक कहलाते हैं। ओके। तो जब ये तीनों प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतरा चलेगी, ड्यूरिंग दैट पीरियड पर्सन विल गेट मैरिड। ओके। और इससे आपको क्या पता लगेगा, दशा भुक्ति अंतरा से आपको एक डेफिनेट टाइम स्पैन पता लग जाएगा, शादी होगी। जैसे कि आप ये कह सकते हो विद कॉन्फिडेंस कि भाई आपकी शादी 2026 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगी। ओके। तो इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं उसमें व्यक्ति 3 महीने की विंडो आपने दे दी तो ही में बी हैप्पी। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको दिन भी बताना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहेगा भी मुझे विदेश जाना है, मेरा H1B लग जाएगा या नहीं। मेरा H1B इस डेट तक लगेगा तो ही मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। H1B कह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट F1 वीज़ा मिलता है पढ़ने के लिए। तो मेरा F1 वीज़ा सर क्लियर हो जाएगा, देन ओनली आई विल गेट एडमिटेड टू द कॉलेज। तो मुझको दिन बता दीजिए, 3 महीना नहीं, जब तक तो फिर मुझे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो फिर हम गोचर भी लगाएंगे, जिसको ट्रांजिट कहते हैं अंग्रेजी में। उससे हम कह सकते हैं कि उस टाइम स्पैन में, जैसे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किस महीने में और किस दिन ये घटना घटित होगी। तो हम इस प्रीसीजन तक भी केपी के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमको फॉलो करना होता है, प्रश्न कुछ भी हो, बट प्रोसेस विल रिमेन द सेम। ओके। हाउस बदल जाएंगे, सिग्निफिकेटर बदल जाएंगे, प्रश्न बदल जाएगा, पर ये जो मैंने आपको एक इंजन बना के दिखाया है प्रोसेस, इट विल रिमेन द सेम। तो दिस इज द ब्यूटी और द यूएसपी ऑफ द केपी। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमको प्रॉमिस ही देखना है। प्रॉमिस अगर है, प्रारब्ध है, देन ओनली हम उसको दशाभुक्ति से टाइम बताएंगे। तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। ओके। तो ये तो मैंने अभी तक बताया था केपी का एक कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने शायद लेके उस पर अप्लाई करके दिखाया। अब हम थोड़ी सी केपी फाउंडेशन अब हम समझते हैं। ठीक है। केपी दूसरों से कैसे डिफरेंट है। केपी मैंने बताया आपको, इवेंट इवेंट ड्रिवन है। घटना क्या है भाई, पूछ क्या रहा है, जहाँ तक वो कह रहा है मेरा प्रमोशन होगा या नहीं। प्लानट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं उसको ये जानना है। शनि बृहस्पति राहु कुछ भी हो। ओके। तो हम क्या करेंगे, उस संबंधित हाउस पर जाएंगे, उसके सबलॉर्ड को पकड़ेंगे। सबलॉर्ड अगर उस घटना से संबंधित सकारात्मक हाउसेस दे रहा है तो वो घटना घटित होगी। ओके। केपी के अंदर हमको एक चीज और समझ लीजिए, ये एक तरीके से आप कह सकते हो बैकबोन है केपी की। कि कोई भी जो प्लानेट होता है, जिस जैसे कि हमने कहा कि 7वें घर का जो सब लॉर्ड है, इट विल इंडिकेट कि पर्सन की शादी होगी या नहीं होगी। ये शादी लव होगी, मैरिज अरेंज मैरिज होगी, इंटरकास्ट होगी, शादी से संबंधित जितनी घटनाएं हैं सारी संयुक्त का सब लॉर्ड बता देता है। और उसको हम कहते हैं सोर्स प्लानेट। प्लानेट की दशा भुक्ति भी चलती है। ओके। तो वो जो प्लानेट की हम बात करते हैं, वो प्लानेट सोर्स प्लानेट कहलाता है, क्योंकि उस प्लानेट के माध्यम से रिजल्ट मिल रहे हैं।
जब उस प्लानेट की दशा भुक्ति अंतरा चलती है तो वो प्लानेट किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के मुख्य रूप से रिजल्ट देता है। ये केपी की यूएसपी है। और उस प्लानेट का सबलॉर्ड कौन है, वो सबलॉर्ड बताता है कि वो जो घटना हो रही है उससे संबंधित सुख मिलेगा या नहीं। ओके। जैसे कि कोई प्लानेट है, ठीक है, और वो उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर 7वें घर से जुड़ा हुआ है तो वो बता रहा है शादी होगी। और उस सेम प्लानेट है उसका सब लॉर्ड ऐसे हाउसेस से संबंध बना रहा है जो शादी के लिए नेगेटिव है, मतलब छठे घर से संबंध बना रहा है, 8वें से या 12वें से। तो इसका मतलब ये लगेगा कि शादी तो होगी पर शादी का सुख प्राप्त नहीं होगा। ओके। तो सोर्स प्लानेट, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीनों हमको केपी में लेके चलने होते हैं। पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप पाओगे कि हम बहुत सरलता से इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इट अवर सेल्फ। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाता है कि कौन सा प्लानेट कौन से नक्षत्र में है और उसका सबलॉर्ड कौन है। चलिए अब हम शादी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग आज शादी के लिए एकत्रित हुए हैं। केपी के अंदर एक ही घटना को कई सारे प्लानेट देते हैं। ओके। तो इसमें दो तरह के ग्रुप बनते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझ लीजिए। आप इसको अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप पाओगे कि केपी से में आप बहुत जल्दी प्रोडक्टिव हो सकते हो, बहुत जल्दी आप उसको प्रोफेशनली अपना कैरियर बना सकते हो, और अपना मान सम्मान नाम कमा सकते हो, रुपया पैसा कमा सकते हो। सीधा सीधी सी कॉन्सेप्ट है। कोई भी जो हाउस होता है, एक प्राइमरी हाउस होता है, जैसे 7वां घर शादी का प्राइमरी घर है। दूसरा घर क्योंकि शादी के लिए वंश वृद्धि को दिखाता है, वो कुटुंब को दिखाता है। तो जब कुटुंब की बात कर रहे हैं, वंश वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो दूसरा घर भी इनडायरेक्टली शादी को सपोर्ट कर रहा है। यस और नो, टेल मी एवरीबॉडी। तो पहले लोग कहते थे कि भाई वंश वृद्धि करनी है, कुटुंब में कुछ नया मेंबर आना चाहिए, शादी है ना, ये भी तो एक हमारी थॉट होता है। और 11वां घर, 11वां घर जो है हमारी इच्छा की पूर्ति का है। किसी व्यक्ति की इच्छा है शादी की और किसी की इच्छा ही नहीं है। जैसे आप आजकल देखोगे बड़े बड़े फिल्म सितारे हैं। अब जैसे मान लो नाम क्या लूँ, जैसे अब करण जौहर है, एकता कपूर, अब ये शादी करें तो इनको शादी की क्या देरी है। पर नहीं है इच्छा उनकी तो नहीं करेंगे ना। और कईयों की इच्छा भी है पर वो शादी के घर से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके। तो 11वां घर भी शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। 5वें घर का भी रूल आ जाता है शादी में, बिकॉज 5वां घर अट्रैक्शन का होता है। तो अट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो यही अट्रैक्शन आपका जो है अफेयर्स में, लव में, रोमांस में बदल जाता है, मतलब कोई आपके प्रति आकर्षित हो सकता है। तो 5वां घर इज रिलेटेड टू, यू कैन से, लव। 8वां घर जो है ये शादी के लिए शुभ नहीं माना जाता। 8वां घर आपको वैसे भी पता है कि ये बाधा देने वाला होता है, ऑब्स्टक क्रिएट करने वाला होता है। ओके। इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन केपी और इन इन एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, मेरा स्लाइड गायब हो गई क्या? तो स्लाइड आ गई ना मेरी? यस सर। ओके ओके। फिर 12वां घर। ओके। 12वां घर भी जो है शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ये भी सेपरेशन देता है। तो दो दो ग्रुप होते हैं हमेशा केपी के अंदर, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो 2 7 11 शादी के लिए सकारात्मक होते हैं, और 1 6 10 नकारात्मक होते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। ये जो हाउस है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इसी को मैंने ये चार्ट में इलस्ट्रेट करा है। ओके। 7वां घर ये शादी का हो गया, दूसरा फैमिली ग्रोथ का है,
11वां फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। 5वां अट्रैक्शन का है, ये मैंने आपको भी बताया था। छठा घर सेपरेशन का होता है। ओके। और जो पहला घर है ये नकारात्मक हो जाता है, 10वां घर भी नकारात्मक है और चौथा घर भी नकारात्मक है। ओके। प्रॉमिस मैंने आपको क्या बताया था? अब देखिए, अब आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि केपी में हम चीज़ों को कितनी जल्दी से देख सकते हैं और एक्यूरेटली देख सकते हैं। शादी का हमको प्रॉमिस देखना है। कोई भी व्यक्ति आपको आता है और कहता है कि सर मेरी शादी होगी या नहीं, मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शादी होगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेवेंथ हाउस को देखेंगे। सेवेंथ हाउस है हमारा मैरिज का। ओके। तो शादी के लिए जो 7वां घर है वो दूसरे घर से, 7वें घर से और 11वें, ये शादी के पॉजिटिव हाउस हैं। 2 7 11, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये शादी का प्रॉमिस देता है। और कैसे देगा? देखिए, ये आप इसको देखिए चार्ट को। सेवेंथ का सबलॉर्ड हम चार्ट में चेक करेंगे, मैं आपको भी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ओके। सेवेंथ का सबलॉर्ड शादी से संबंधित जो पॉजिटिव हाउस हैं, अगर उनको संबंध बनाएगा तो उसकी शादी होगी। जैसे कि दूसरे घर का सबलॉर्ड अगर दूसरे घर से संबंध बना रहा है और 11वें घर से संबंध बना रहा है, तो आप निश्चिंतता के साथ कह सकते हो कि व्यक्ति की शादी होगी। ओके। तो 2 7 11 आपको प्रॉमिस देते हैं। और डिनायल क्या होगा? 1 6 और 10। 1 6 10 को डिनायल क्यों कहते हैं, देखिए आप इसको यहां से समझ सकते हो। 2 7 11 शादी के लिए प्रॉमिस वाले हाउस हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 12वां घर होता है वो लॉस का होता है। तो किसी भी घर से 12वां घर, उस घर का लॉस हो गया। अभी मैंने क्या बोला, 7वां घर शादी का है। तो शादी के घर से आप 12 गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब छठा घर 7वें से क्योंकि 12वां है, तो ये शादी के लिए डेट्रीमेंटल है, शादी के लिए नकारात्मक है। दूसरा घर फैमिली ग्रोथ का है। इससे अगर मैं 12 गिनता हूँ तो इस हाउस तक पहुंचूंगा जो कि पहला घर है। तो पहला घर भी शादी के लिए डिट्रीमेंटल या नकारात्मक हो गया। और 11वां घर हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। इससे अगर मैं 12 गिनता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो 10वां घर विल बिकम द डिट्रीमेंटल फॉर द मैरिज। तो शादी के लिए ये जो 1 6 10 वाले हाउसेज हैं, ये जो हमारे हाउस बने हैं 1 6 10, ये हो गए डिनाइल के। तो 7वें का सबलॉर्ड अगर 1 6 10 से लिंक हो रहा है और उसके अंदर पॉजिटिव हाउस 2 7 11 नहीं आ रहे हैं, तो व्यक्ति की मैरिज का डिनाइल है। देन यू कैन सेफली से कि शादी नहीं होगी। ओके। और अगर सेवेंथ का सबलॉर्ड सिर्फ 2 7 11 से संबंध बना रहा है, तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति की शादी होगी। ओके, यू गॉट इट। देखिए मैं डिनाइल का भी दिखाता हूँ आपको। डेनाल में देखिए सेवेंथ का सब लॉर्ड छठे घर को इंडिकेट कर रहा है, पहले को कर रहा है और 10 को कर रहा है। तो सेवेंथ का सब लॉर्ड, तो उस पर्सन की मैरिज नहीं होगी। ये क्लियर हो रहा है सब लोगों को? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे मैं फीडबैक लूंगा किसी का। हाँ जी, कोई बताएगा मुझको? ये क्लैरिटी आ गई डिनाइल की और प्रॉमिस की? मैंने अनम्यूट किया है अभी। यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर है। है सर। इज दैट यस सर, क्लियर? क्लियर है। अगर आपको ये यस क्लियर सर। है तो देखो आप बाकी चीजें बहुत सरलता से समझ पाओगे। ओके। ओके सर। क्योंकि शादी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं सेफली कह सकता हूँ कि 60 70 60%, 50% तो इसके बारे में पूछते हैं। फिर फाइनेंशियल की समस्या जो होती है, लोगों की पैसे की समस्या है, फिर स्वास्थ्य की समस्या है। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत होती है।
बट जो है मैरिटल प्रॉब्लम की भी क्वेश्चन बहुत हैवीली पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न समझते हैं। अच्छा, ये पुनर्फु योग लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सैटर्न और मून, अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा सैटर्न के स्टार में हो, नक्षत्र में, या उसके सब में हो, या शनि मून के सब में हो, या मून के नक्षत्र में बैठा हो, ओके, और अगर सातवें घर से भी संबंध बना रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी प्रॉमिस होने के बाद, कार्ड छपने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद भी एक बार टूटती जरूर है। कितने लोगों की शादियों में जा चुका हूँ, उनके कार्ड भी बढ़ गए, मुझे बुला लिया कि भैया शादी होगी होगी, कुंडली दिखाई, मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने उस ठीक है, तो पता तो लग ही गया था कि नहीं होगी। इस तरह के मैंने बहुत केसेस देखे हैं। और मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, वो खुद बताते हैं कि सर हमारी शादी होने के बाद शादी से कुछ चंद दिन पहले टूट गई थी। ओके, तो ये पुनर्फु योग है, ये भी बड़ा, परंतु ऐसा नहीं है कि फिर शादी नहीं होगी, शादी होती है, पर एक बार झटका जरूर लगता है। अच्छा, अब शादी होगी तो लव होगी या अरेंज, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपका पांचवें घर का रोल आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अट्रैक्शन, पांचवा घर इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन। देखिए, चौथा घर जो है 5 में से 12वां है, वो रिजेक्शन बन जाता है, उसका भी उसका भी एक रोल है। तो वो एक फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। पर 5 और 4 ये भी शादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं 5 को कवर करूंगा। अगर 5, 7, 11 संबंध बना रहे हैं, तो क्या है, व्यक्ति की लव मैरिज होती है। ओके, देखिए 11 भी चाहिए फुलफिलमेंट, किसी को अगर चाहते हैं तो चाहते हैं तो उसका इच्छा की पूर्ति भी तो होनी चाहिए ना। तो 11वां रोल आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सातवां घर से भी कनेक्ट होना चाहिए, पांचवा, अट्रैक्शन तो है, पर पांचवे का संबंध सातवें घर से नहीं है। तो अट्रैक्शन तो होगा, पर शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। सातवां घर कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है। सातवां घर किस लिए शादी का कहलाता है, सातवां घर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का है, और विपरीत लड़का और लड़की, है ना, तो विपरीत, पहले घर का विपरीत होता है सातवां घर। ओके, तो लड़का और लड़की, और ये जो है प्लेजर का भी होता है। तो जब ये तीनों चीज मिलती है, तो ही आप कहोगे हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भैया शादी है। कोई लिव इन में रह रहा है, घूम रहा है, वो शादी नहीं मानी जाएगी। किसी व्यक्ति ने 10 10 लिव इन भी कर लिए, उसके बाद आपसे आता है मेरी शादी होगी या नहीं, तो वो लिविंग रिलेशन विल नॉट बी काउंटेड एज ए मैरिज, एज फार एज अवर एस्ट्रोलॉजी और हिंदू धर्म इज कंसर्न। अब आजकल कोर्ट ने नए टाइम में नई नई चीज़ें बना दी हैं, वो बात अलग है। ओके, जब ये तीनों कंडीशन होंगी, जब ये शादी मानी जाएगी। मेल टू फीमेल होगा तो ये शादी मानी जाएगी। ओके, तो फिफ्थ का संबंध अगर सातवें से है और 11 से है, और लव मैरिज बिल्कुल ही पक्की आप जब मान सकते हो, जब सेवेंथ का सब लॉर्ड 5 को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब 5 से संबंध बना रहा है, और पांचवे का सब लॉर्ड भी सातवें से संबंध बना रहा है। तो ये आप कह सकते हो कि 100% एश्योरेंस है कि लव मैरिज होगी। राइट, तो आप देख सकते हो सेवेंथ का सब लॉर्ड, इसने पांचवे को इंडिकेट किया। ओके, दूसरे को इंडिकेट किया, 11 को किया। ओके, साथ ही अगर ये 5 भी 7 से कनेक्ट हो जाए, तो ये जो बॉन्ड है ये और स्ट्रांग हो जाता है। राइट, तो क्या देखोगे, 2, 5, 7, 11 कौन सा पाथ ले, 11 ले रहा है, तो भैया
दूसरा घर है कुटुंब का, सात, पांच नहीं आ रहा, समझ लो कि बंदे की अरेंज मैरिज होगी। और पाँच, सात, 11 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि बंदे की लव मैरिज होगी। जैसा मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप इज नॉट मैरिज, लिव इन विल नॉट बी काउंटेड एज मैरिज। ओके। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉमिस है या नहीं, उसके बाद ही हमको देखना पड़ेगा कि शादी का अगर प्रॉमिस है तो ही उसकी शादी होगी। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? सीधी सी बात है कि भाई शादी नहीं हुई मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर्सन आर लिविंग टुगेदर बट देर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पहले तो शादी होती थी, लड़का गया घोड़ी पे बैठ बाट के शादी करके, सारे गांव को, सारे शहर को पता है कि शादी हो गई, तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते थे। ठीक है, मंदिर के पुजारी है, शादी करा दी तो वो लीगली मानी जाती थी अभी तक। अब तो शायद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। ओके। तो मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज शादी। पर अगर लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं और लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या हिंदू पर जैसे होता है कि बारात लेके गए शादी है, वैसे शादी नहीं करी है, तो फिर वो चाहे वो साथ रह रहे हो तो उसको शादी नहीं मानेंगे, उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, पांचवें घर का रोल तो आएगा ही क्योंकि अट्रैक्शन तो है ही ना। पर इसमें सातवां घर बाईपास हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट। राइट। और आठवां घर आ जाता है। ओके। और 12वां घर, 12वां घर शयन सुख का भी होता है। ठीक है ना। अभी अभी के लिए आप ये समझ लो, अगर फिफ्थ का घर मतलब देयर इज अट्रैक्शन एंड इफ इट इज लिंक, 8वां घर ना आप ऐसे भी कह सकते हो अनकन्वेंशनल चीजें जो होती हैं, छुपी हुई चीजें होती हैं, छुपी हुई। ठीक है। जो समाज से छुपा के रखी जाती चीजें, गलत चीजें भी आप कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि 8वें घर से सारी चीजें गलत ही होती हैं, अच्छी भी चीजें होती हैं, सारी पीएचडी रिसर्च सीक्रेटिव। पर ये सीक्रेटिव हाउस है। तो सीक्रेटिव चीजें, कुछ चीजें सीक्रेटिव बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि कोई पीएचडी कर रहा है, इवन एस्ट्रोलॉजी, ये भी बहुत सीक्रेटिव साइंस है, इसमें भी आप जो है बहुत सारे सीक्रेट निकाल के लाते। कोई डिस्कवरी है, कोई इनोवेशन है, कोई आप सीआईडी टाइप की कंपनी में काम कर रहा है, रिसर्च वर्क है, ये सब भी सीक्रेटिव है, ये भी आठवें घर से आएगा। पर जो गलत काम है, ब्राइबरी है, लिव इन है, बिना शादी के रह रहे हैं, गलत काम कुछ भी हो रहे हैं, ये भी 8वें घर से ही आते हैं। 12वां घर बेडरूम प्लेजर का है, तो 5, 8, 12, ये जो तीन घर हैं, ये अगर कुंडली में एक्टिव हैं, ऐसे में व्यक्ति के कदम आप कह सकते हो गलत दिशा में चल पड़ते हैं। ओके। चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। शादी से पहले आप लिव इन कह सकते हो, और शादी के बाद इसको आप क्या कह सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल। तो ठीक है। तो लिव इन में क्या होगा, इफ फिफ्थ का सब लॉर्ड, फिफ्थ हाउस विच इज द हाउस ऑफ अट्रैक्शन, इज कनेक्टेड विद हाउस नंबर 8 and 12। ओके। देन पर्सन कैन बी इन लिव इन रिलेशनशिप। अगर 11th का सब लॉर्ड भी 5 और 8 दे रहा है तो भी इस तरह के संबंध बन जाते हैं। और 12th का सब लॉर्ड विच इज अ हाउस ऑफ शयन कक्ष, आई टोल्ड यू, तो 12th का सब लॉर्ड भी अगर अगेन 5 से कनेक्ट हो गया और 8 से, देन द पर्सन फॉल्स इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। तो कुल मिला के कुंडली में ऐसे ग्रहों की अगर दशा आती है जो कि 5, 8, 12 से संबंध बना रहे हैं, या ये तीनों घर एक साथ एक्टिव होते हैं, तो व्यक्ति के कदम गलत दिशा में चलते हैं। पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि भाई किसी का 5, 8, 12 देखते ही किसी के बारे में ऐसी ओपिनियन नहीं बनानी है। मैंने आपको बताया था कोई भी रिजल्ट जब ही मिलेगा जब उसका प्रॉमिस कुंडली में होगा। अगर व्यक्ति का कुंडली में जो प्रॉमिस है वो तो बहुत चरित्रवान व्यक्ति की है। ठीक है।
जुपिटर देख रहा है सातवें घर को, या जुपिटर जो है ना, जुपिटर में मतलब कुंडली के अंदर फिफ्थ का सबलॉर्ड कोई 8 12 से कनेक्ट नहीं बना रहा है, या ट्वेल्थ का सबलॉर्ड कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं बना रहा है जो कि 5 और 8 से संबंध बना रही हो, उसके बाद अगर उस व्यक्ति की 5 8 12 चल रही है तो स्ट्रेट अवे वी डोंट हैव टू टेल कि भाई आप जैसे आप किसी ने पूछा भाई मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा पार्टनर, क्या वो मेरे लिए कमिटेड है या गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, तो उसके बारे में ऐसा नहीं बोल देंगे कि 5 8 12 की चल रही है दशा, तो इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है। नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा डीप समझना होता है। ये 5 8 12 वाले नंबर हैं, ये आपको गुप्त विद्या की तरफ भी ले जाते हैं। तो 5 और 8 की जब दशा चलती है तो कई बार व्यक्ति जैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी बढ़ता है, वहाँ भी 5 8 एक्टिव होता है। तो अच्छा और बुरा हमको बहुत जब हम अच्छी तरह से पारंग हो तो जब भी हमें आपको डिसीजन देना चाहिए। तो आज के तो जो हमारा सेशन है उसमें जितना मैं आपको समझा सकता हूँ उतना मैं समझा रहा हूँ। ये तो सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये डिनायल है, ठीक है ना। डिनायल और डिले में फर्क हो जाएगा, सब समझते हैं। भाई डिले है, भाई व्यक्ति हो गया 40 साल का, नहीं हुई शादी, ठीक है, तो क्यों नहीं होती। सवाल ये है कि व्यक्ति की जब वो शादी की एज में आया, उस टाइम उसके जो ग्रहों की दशा चल रही है जिसको डीबीए कहते हैं, केपी में दशा भुक्ति अंतरा, वो ऐसे प्लानट की चल रही है जो कि शादी के लिए डेट्रीमेंटल है। अगर व्यक्ति मान लो कोई लड़का है 22 23 साल में, उसकी 12 14 साल तक ऐसे ग्रहों की दशा चल पड़ी जो कि कुंडली के हाउस नंबर 1 6 और 10 को सिग्निफाई कर रहे हैं, और उसमें 2 7 11 प्रोमिनेंटली नहीं आ रहा है, तो उसकी शादी डिले हो जाएगी। या सातवें घर के जो प्लानेट हैं, अगर शनि वगैरह हों जो स्लो मूविंग प्लानेट हैं, वो भी घटना को देर से अंजाम देते हैं। वहीं सातवां का सबलॉर्ड अगर चंद्रमा है या मरकुरी है या उनके नक्षत्र में है, और व्यक्ति जब शादी की अवस्था में आया उस टाइम उसकी दशा भुक्ति अंतरा भी ऐसे ही ग्रह की चल पड़ी, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, तो केपी के हिसाब से हम ये भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर सकते हैं कि शादी जल्दी होगी या देर में। ओके, डिनायल कब होगा, अगर सात लॉर्ड 1 6 10 दे रहा है, सारे नकारात्मक नंबर है, देर इज नो पॉजिटिव नंबर, देन यू कैन से कि डिनायल है। कई बार आप देखोगे कि ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई शादी तो हो गई पर शादी जो है उनकी हारमोनियस नहीं है। ऐसे लोगों के व्यक्ति के अंदर जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस प्रॉमिस देखना बहुत जरूरी है। अगर सातवें का सबलॉर्ड ऐसे हाउसेस से संबंध बना लेता है कि जो कि के लिए सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, तो मतलब शादी भी हो रही है और शादी का सुख भी नहीं मिल रहा। जो पॉजिटिव हाउसेज है उसके इन्फ्लुएंस में आके शादी तो हो गई, पर जब शादी के बाद ऐसे ग्रहों की दशाएं चल पड़ेंगी जो कि नकारात्मक हाउसेज से संबंध बना रहे हैं, उस पीरियड में उस व्यक्ति की लाइफ में शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग हैं शादी हो गई और पता लगा 15 साल तक बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। मैं कहता हूँ 20 साल तक भी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों में बहुत भयंकर डिफरेंसेस आ गए और डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज शादी हुई और 4 महीने बाद ही उनके डिफरेंसेस आ गए और सेपरेशन तक पहुंच जाते हैं। तो उसका कारण ये रहता है कि जब उसकी शादी होती है, 2 7 11 एक्टिव था, शादी हो गई, इमीडिएटली बाद ऐसे ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, दशा भुक्ति उसकी दशा बदल गई, भुक्ति बदल गई, ऐसा प्लानेट प्रोमिनेंटली आ गया दशा भुक्ति अंतरा में जो कि छठे घर से स्ट्रांगली संबंध बना रहा है। तो ऐसा व्यक्ति खुद ही सेपरेशन के लिए फाइल करेगा। 12वां घर एक्टिव हो गया तो पार्टनर जो है, पार्टनर फाइल कर सकता है सेपरेशन के लिए। ओके, और ये इसको हम वहाँ भी लगा सकते हैं, जो व्यक्ति अगर मान लो एक दूसरे को चाहते हैं, साथ चल रहे हैं,
तो वहाँ भी हम ये देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति छोड़ेगा, कौन सा कमिटेड नहीं है, किसकी वजह से शादी टूट सकती है। तो बहुत डीप हम जा सकते हैं। ठीक है। सेपरेशन वगैरह इस तरह के सारे प्रश्न हम देख सकते हैं। टाइमिंग, टाइमिंग के लिए देखने के लिए थोड़ा इसके अंदर हमको देखना पड़ता है कि शादी कब होगी। सीधी सी बात है। तो जब होगी जब शादी से संबंधित हाउसेज के सिग्निफिकेटर की दशा भुक्ति अंतरा चलेगी, उस पीरियड में व्यक्ति की शादी होती है। इसको कैसे निकालते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। रूलिंग प्लानेट लेते हैं, सिग्निफिकेटर्स लेते हैं, उनको मैच करके वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। ओके। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आज तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, पर प्रोसेस यही है। और इस पद्धति से हमको टाइम भी मिल जाएगी, मतलब वी विल गेट अ बिगर चंक ऑफ टाइम से 3 मंथ 4 मंथ पीरियड में टाइम होगा। पर हमें एग्जैक्ट टाइम तक पहुंचना है कि कौन सा मंथ है, कौन सी डेट तक पहुंचना है। फिर हमको गोचर भी लगाना पड़ता है। ओके। तो सीधा हमारा यह है कि प्रॉमिस देखो, पाथवे, टाइमिंग। चलिए हम इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। फिर मैं देखता हूँ। देखिए अब आप मेरे साथ मुश्किल से 40-50 मिनट से हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम मैं केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। आप लोग पाओगे कि आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे जो कि मैं आपसे पूछूंगा। तो ये ही केपी की खूबसूरती है। अदरवाइज तो इन प्रश्नों का उत्तर देने में कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में लोगों को, आई एम नॉट एक्सेग्रेटिंग, 5 साल, 6 साल, 10 साल लगते हैं। फिर भी वो कॉन्फिडेंटली येस और नो नहीं कह पाते। ठीक है। देखिए ये कुंडली है। ओके। एक बहुत एजुकेटेड नेटिव है, उसकी है। देखिए ये कुंडली है। अब ये आपसे अगर कोई प्रश्न करता है, इसकी मदर ने मेरे से प्रश्न किया था कि इसकी शादी होगी या नहीं, क्योंकि बड़ी लड़की की शादी बहुत लेट हो रही थी, तो वो चिंतित थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई, बड़ी को छोड़कर उन्होंने कहा भाई मेरी छोटी की तो शादी टाइम पे हो जाएगी या नहीं, या होगी या नहीं। ओके। तो ठीक है, तो नाम तो मैंने नहीं लिखा है, इसका नाम मैं लिखूंगा भी नहीं। ओके। तो अब हमको ये बताना है कि इसकी शादी होगी या नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि प्रॉमिस कुंडली में है या शादी का या नहीं। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, 7th हाउस के सब लॉर्ड को पिक करेंगे। 7th हाउस का जब सब लॉर्ड हमने पिक कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि वो सकारात्मक हाउस से संबंध बना रहा है या नकारात्मक से बना रहा है, या दोनों से बना रहा है। अगर वो सकारात्मक हाउस से संबंध बना रहा है तो शादी होगी। दिस इज इट। इतना ही देखना है। तो उसको देखने का तरीका होता है, ये KP*1 का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। ऊपर तो प्लैनेट के बारे में होता है कि ये प्लैनेट कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के कौन से सब में। आप यहाँ पे देख रहे हो ना। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए। देखिए मान लो आपको ये देखना है। देखिए मान लो आपको सन देखना है, तो आप देखिए सन। सन मुझे बताएगा सन कौन से साइन में, कौन से नक्षत्र में, कौन से सब में। तो सन सैटर्न के साइन में है, सन के नक्षत्र में है, और वीनस के सब में है। ओके। इसके बाद क्या होता है, इसी में नीचे की तरफ दिया होता है हाउसेस। कस्प का मतलब हाउस है। ओके। तो यहाँ पे हाउसेस दिए होंगे। तो आप ये देखिए 7th हाउस है। इस 7th हाउस का, मुझको ये बताइए, ये जो 7th हाउस है, इसमें भी आप देख रहे हो साइन लॉर्ड दिया हुआ है, स्टार लॉर्ड दिया हुआ है, सब लॉर्ड दिया हुआ है। तो इस 7वें घर का, देखिए मुझको ये बताइए आप, ये जो 7वां घर है, कोई भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे,
ये जो सातवां घर है, इसका सब लॉर्ड कौन है? कोई बताएगा? ये तो सामने लिखा हुआ है, कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए, कस्प 7, ये राशि है, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। बताइए पवन जी। अनम्यूट कर सकते हो, मैं करता हूँ आपको। जुप हाँ जी, बताइए। मरकुरी मरकुरी सर। म, मरकुरी है ना? जुपिट मरकुरी है। मरकरी। ओके। अब अभी अपने को सब लोग ये ज्योति जी, सब लोग अपने को साइलेंट रखिए। तो हमने मरकरी पिक कर लिया कि सातवें घर का सब लॉर्ड मरकरी है। और मैंने आपको बताया था कि हाउस का सब लॉर्ड ही बताता है कि घट जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो घटित होगा नहीं। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि शादी होगी या नहीं। तो सेवंथ का सब लॉर्ड मरकरी विल टेल कि शादी होगी या नहीं। तो आप ऊपर आइए, देखिए ये प्लानट है मरकरी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इधर आप देखो, ये इसके सिग्निफिकेटर लिखे हुए हैं, केपी सिग्निफिकेटर। तो आपने क्या करा, मरकुरी को पकड़ा। तो मरकुरी के सिग्निफिकेटर क्या लिखे हुए हैं, ये जो सिग्निफिकेटर के नंबर लिखे हैं, इनका मतलब है कि ये मरकुरी इन हाउसेस से कनेक्टेड है। मरकुरी अपनी दशा भुक्ति अंतरा में इन हाउसेस के रिजल्ट देगा। सेवंथ का सब लॉर्ड मरकुरी इन हाउस के साथ संबंध बना रहा है। तो हमको ये देखना है कि क्या ये शादी से संबंधित जो पॉजिटिव हाउसेज हैं उनको संबंध बना रहा है। तो कहीं आपको इसमें दो 2 7 11 देख रहा है शादी से संबंधित? मुझको कोई नहीं। बताए शादी से संबंधित सकारात्मक हाउस कौन से हैं? दो सात सेवेंथ ग्यारह हाउस सेवेंथ। 2 7 11। और नकारात्मक कौन से हैं? 1 6 10। 1 6 10, एक बिल्कुल ठीक है। छः एक छः तो, दस तो प्रश्न पूछा गया शादी होगी या नहीं। तो देखिए, नहीं होगी। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए मैडम, 7 आ रहा है ना यहाँ पे। नहीं, तो सात आ रहे। आज 7 दो आ रहा है। सात ग्यारह में से अगर कोई भी नंबर आ रहा है, देन द इवेंट विल हैपन। तीनों का आना जरूरी नहीं है। ओके। तो अगर 7 आ रहा है तो मैरिज होगी। अब दस आप कहोगे कि तो इसमें तो शादी के तीनों नकारात्मक नंबर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हो। तो भाई ये शादी के नकारात्मक हाउस हैं, ये अपना काम करेंगे, 7 अपना काम करेगा। 7 आ रहा है तो शादी तो कराएगा, अगर 7 भी नहीं होता तो शादी नहीं होती। पर 7 आ गया तो भाई शादी तो होगी। पर 1 6 10 भी तो अपना काम करेंगे ना। तो जब उसकी जिंदगी में 1 6 10 की दशा भुक्ति पता चलेगी, ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या होगा उसके साथ, कोई मुझे बताए। उसका मतलब सारी टिक नहीं पाएगी और हाँ, ज्यादा टिक चल नहीं पाएगी। क्योंकि 6 आ रहा है, 6 इज अ बिग डिटरमिनेंटल फॉर मैरिज। 10वां घर भी शादी के लिए अच्छा नहीं है और 1 भी नहीं है। तो उस टाइम उसको उसका जो पीरियड है बहुत चैलेंजिंग निकलेगा। ओके। और उसके बाद आप एक और चीज देखिए, शादी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी? लव मैरिज है। वो कैसे बोला त्रिलोक जी? 5 5 12 नंबर का। 5 आ रहा है। तो अब आप देख हाँ रहे जी। हो कि अभी बहुत सरलता से आपको इतने सारे प्रश्न का उत्तर देने में त्रिलोक जी कितना टाइम लगा? बिल्कुल एक एक सेकंड लगा था। 1 सेकंड लगा। ये प्रश्न आप हाँ किसी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर से पूछ लोगे ना तो ही विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद भी कहेगा भी बिल्कुल। शादी होएगी तो हो सकती है। तो जो हाँ बंदा जी। क्वेश्चन पूछता है ना वो कह सकता है भैया हो तो सकती है, हमें भी पता। हमें ये बताओ हाँ कि भाई जी। होगी या नहीं। हाँ जी। एकदम क्लियर कट। कृष्ण मूर्ति जी कहते थे कि कोई भी प्रश्न का उत्तर सकती है सकता है नहीं कहा जाता है, होगा या नहीं होगा। नो इफ और नो बट। इट विल सर हैपन और माफ इट विल करना। नॉट हैपन। सर क्या करें? माफ करना। है जी? मैं माफ करना, एक बात करूंगा। नहीं, मैं सुनो सर सुनो, नहीं आपकी मतलब जो ना सुनिए सुनिए सुनिए। आपकी मैं काफी देख रहा हूँ आपके ना यूट्यूब पर ना, पहले वीडियो काफी देखी सर, आपकी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो लोग जी बाद में बात करेंगे, 10 मिनट का मैं टाइम दूंगा। उस टाइम कोई प्रश्न भी पूछेंगे तो मैं जरूर से उत्तर दूंगा। तो वाट आई एम टू ट्राइंग टू से कि जस्ट बाई लुकिंग एट दीज नंबर्स। अच्छा, ये नंबर ऐसे नहीं है आप सोचो कि ये तो नंबर यार ये क्या है ऐसे लिख दिए। एक एक नंबर जो निकल के आता है, प्लानेट, सोर्स प्लानेट कौन है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, प्लानेट स्वयं कहाँ बैठा है, कहाँ का ओनर है,
उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन से हाउसेस का स्वामी है, वहां से ये नंबर आते हैं। तो आप इसको ऐसा समझिए जैसे कि एक बड़ी कंपनी होती है, उसका चेयरमैन बैठ के डैशबोर्ड देखता है और उसे पता लग जाता है कि कहाँ पे मशीन बंद है, कहाँ पे प्रोडक्टिविटी डाउन है। ओके, तो इट इज़ ए डैशबोर्ड ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। ओके, तो ये ये एक हमारी ब्यूटी है केपी की। और आप लोगों ने देखा कि कितने समय, कम समय में आप लोग स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। तो अब लोगों ने क्या समझा, देखो इतने छोटे से पीरियड में हमने हाउस कैसे सेलेक्ट करते हैं इवेंट से संबंधित, उसका जो है ना, उसका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड कैसे बताता है कि घटना घटित होगी या नहीं, सिग्निफिकेटर्स। ओके, दशा भुक्ति ट्रांजिट, इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया। ठीक है, तो ये ही केपी के लर्न करने की जर्नी है। हम लोग फाउंडेशन, कस्प, सिग्निफिकेटर कैसे, अब मैं सिग्निफिकेटर की बात कर रहा हूँ, इसको निकालते कैसे हैं, इट इज़ ए इट टेक सम टाइम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। तो लर्न करो, एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो और प्रेडिक्ट करो। बहुत जल्दी हम इसको 3 महीने में, 4 महीने में हम इतने कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि हम इसको अपना कैरियर में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एक दिन में तो कोई चैंपियन नहीं बनता, पर इतना कॉन्फिडेंस 4 महीने में आ जाता है, 3 महीने बाद ही आ जाता है कि हम कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई आपसे बोले कि भाई मेरा पैसा, कोई आपसे क्लाइंट आपके पास आए, बोले मैंने मैंने 10 लाख रुपए दे रखे हैं, वो मेरे वापस नहीं हो रहे, मेरा पैसा फंस गया, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक मेरा बिजनेस, मेरा नाम खराब हो गया, है ना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इस तरह के बहुत से प्रश्न। मेरा बेटा यूएस जाना चाह रहा है, डेस्परेट है, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के कोई भी प्रश्न हो, हम, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मुझे वहाँ फायदा होगा नुकसान होगा, तो कोई भी प्रश्न का उत्तर हम सरलता से दे सकते हैं। ओके, तो ये केपी है, मैं केपी सिखाता भी हूँ। ओके, और आप यूट्यूब पे, जैसा भी त्रिलोक जी ने बोला, मैं पहले तो अपने वीडियो बहुत डालता था, अभी मेरे वीडियो कुछ कम हो गया क्योंकि अब मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत फोकस रहता है। और पर मेरी बहुत लोगों की, पुराने जो मेरे स्टूडेंट हैं और जैसे त्रिलोक जी जैसे लोग हैं, वो मुझे बहुत फ़ोन करते हैं कि सर केपी दोबारा शुरू करिए फुल फ्लैश। तो मैं सर दोबारा अब केपी, आप हाँ। सर अभी आपका थोड़ा चेहरा बदल गया, आप उसे जंग थे जब डालते थे ना। क्या करो, जंग जंग यही थी आपके साथ जब आप वीडियो डालते थे ना, अभी थोड़ा नहीं, अब मेरे अब रेगुलर वीडियो आएंगी, चेंज तो है। मैंने अभी शुरू करी है, तो हाँ आज मैंने शादी की डाली है, अब लगातार मैं वीडियो मेरी डलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए ठीक है बहुत से सर। क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, विल आई गेट मैरिड, व्हेन विल आई मैरी, हम्म, लिव इन, विल हम्म, रिलेशनशिप, अरे माँ बाप आते हैं अपने बच्चों के बारे में पूछने, बच्चा है, मुझे शक है वो वहाँ रहता है, वो लिव इन में तो नहीं रहता, है ना, हम्म, माँ बाप आ जाते हैं, लव और अरेंज, वाई इट इज डिलेड, तो एवरीथिंग यू कैन आंसर। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब कंसल्टेंसी मैंने बीच में बंद कर दी थी, अभी मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, कोई भी विषय हो, अ, शादी से संबंधित हो या, है ना, कोई भी विषय हो, अपना प्रोफेशन, कैरियर, विदेश में सेटलमेंट है, कुछ भी है, लिटिगेशन है, ओके, रेड है, कोई भी तरह का प्रश्न हो तो मैं कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध रहता हूँ। और ये सर आप, हाँ, मतलब फोन करके पूछना पड़ेगा आपको आप फ़ोन करके आपके। आप टाइम ले सकते हो, ये मेरे नंबर है, स्लाइड ओके की सर। आप फोटो ले सकते हो। और केपी ठीक है का सर। जो एस्ट्रोलॉजी है, इसके कोर्स भी मेरा प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी केपी ठीक है सीखने सर। में इंटरेस्टेड है और इसको प्रोफेशनली, प्रोफेशन लेना चाहता है, मतलब प्रोफेशनल हम्म, प्रैक्टिस करना चाहता है, या कुछ लोग हैं एमेच्योर अपने सीखने के लिए करते हैं, तो मेरा कोर्स 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो इंक्वायरी कर सकते हैं। सर यार इसके बारे में सर बता देना थोड़ा हाँ, यूट्यूब तो पर। अब मैं ये बोलूँगा कि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मेरा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मैडम। कोर्स 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, क्या फीस क्या है इसकी? इसकी फीस मैंने रखी है 25,350, इंक्लूडिंग जीएसटी। वैसे आप फ़ोन करके पता करोगे तो मैं पूरा डिटेल भेज दूंगा आपको, ठीक है। 25,350। हाँ जी। और कितने दिन की?
ये 3 महीने का कोर्स है विशारद का। और इसमें जो है आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक है। और प्रश्न कुंडली भी रहेगी, जन्म लगन शुद्धि रहेगी, पूर्व निर्धारित घटनाएं रहेंगी, है ना। अच्छा अच्छा, पच्चीस पूरा मतलब हजार पूरा कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, या ऐसे लोग हैं जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है जो केपी को भी सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सब लोगों के लिए है। हाँ, आपसे ये पूछना था, जैसे कोई लोग ये पूछते हैं कि लव मैरिज के बारे में और हाँ इंटरकास्ट लव मैरिज के बारे में, मुझे तो वो कैसे होता है और दो शादी का योग कैसे बनता है। और जैसे किसी की दो शादी हो भी जाए, पहली शादी हो गई, तलाक हो गया, दो एक दो साल रही उसकी बीवी, और उसके बाद तीसरी दूसरी शादी हुई, तो दूसरी शादी के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो उसका कैसे योग होता है। हाँ, देखिए आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ रहे हो, ये कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हो, सेवेंथ का सब लॉर्ड भी यूज करना पड़ता है, दूसरी के लिए सेकंड का सब लॉर्ड भी यूज करते हैं, ओके। तो हम्म। देखिए मैंने बहुत सारे सिग्निफिकेटर आपको बताए हैं, तो पूरा कोर्स तो 1 घंटे में संभव नहीं है। परंतु देखिए एक चीज बताता हूँ, जो सेवेंथ का सब लॉर्ड है 2 और 11 से संबंध बनाता है, ओके। और मरकुरी जो कि द्विसवा प्लानट है उससे भी संबंध बनाता है। तो ऐसे लोगों को देखा गया कि जनरली दो शादी होती है। पर हर चीज में एक लॉजिक होता है। अब आप कहो कि सेवेंथ का सब लॉर्ड है 2 और 11 से संबंध बना रहा है, और बुध भी है, या बुध की राशि नक्षत्र में बैठा है, दूसरी शादी होगी। पर सवाल ये है कि क्या उसका सेपरेशन का भी योग है। अरे हिंदुस्तान में जब सेपरेशन होगा जब भी तो होगी ना दूसरी भी। तो अगर सेपरेशन नहीं है और ये वाला योग बन रहा है तो भी नहीं होगी। तो सेपरेशन योग भी देखो पहले, ओके। तो मतलब 6 बार भी संबंध होना चाहिए। हाँ, और छह उसके बारह बाद का ये क्या योग मतलब होता है ये इसमें, 6 8 12 का, 7th हाउस से 6 8 12 का क्या क्या मतलब होता है, दो शादी के योग जो बोले सुनो, जाते हैं इसमें। मैंने आपको बताया छठा और 12वां घर शादी के लिए डिट्रीमेंटल होता है, शादी के लिए नकारात्मक होता है। छठे घर के अंदर व्यक्ति स्वयं ही इच्छा प्रकट करता है कि मुझे शादी में नहीं रहना है। 12वें में पार्टनर अपनी इच्छा प्रकट करता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने आपको एक बहुत ब्रॉड एक चीज बताई है। अच्छा, और कोई प्रश्न पूछे, और भी कोई पूछे। तो सर एक मैं हाँ ये पूछ जी। रहा था कि कई बार क्या होता है जी, सब लोग तो प्रॉमिस नहीं दिखाता हाँ और फिर भी शादी हो जाती है जी। और और कई बार वो दिखाता है तो नहीं होती जी, इसका क्या चक्कर है जी? देखिए, ये तो मैंने आपको जो चीज बताई है ना बहुत ब्रॉड बताई है। हाँ जी। अभी जब हम इसको वालों कोर्स में करेंगे समझेंगे, तो सेवेंथ का जो सब लॉर्ड है वो किस प्लानट के साथ कंजंक्ट है। अच्छा जैसे जी। मान लो सेवेंथ का सब लॉर्ड अभी हमने देखा था बुध है। हम्म। बुध मान लो जुपिटर के साथ कंजंक्ट हो गया, अच्छा जी। और जुपिटर जो है शादी के नंबर दे रहा है। तो देखिए ये चीज सब बारीकी समझते नहीं है, और केपी को बदनाम कर देते हैं। तो हाँ। जब प्लानट कंजंक्ट होते हैं तो एक प्लानट की जब दशा चलती है तो वो दूसरे प्लानट के भी रिजल्ट देता है। तो उसके पास इनडायरेक्ट प्रॉमिस आ जाता है। अच्छा जी, तो ठीक ये है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक। ये हम्म। और भी योगा ऐसे बन जाते हैं जिसमें कि उसको दूसरे प्लानट के सिग्निफिकेटर के माध्यम से उसको उसका इवेंट फलित हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और हेलो। किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ हेलो। जी। ये सर मेरा है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, नमस्कार राकेश जी। मैं आपसे एक छोटा सा अगर एग्जांपल देके एक चीज पूछना चाहूँ कि ये शादी होगी या नहीं होगी, या सफल होगी या नहीं होगी, तो क्या आप बताएंगे? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझको ऐसे नहीं पता कि आप कौन सी कुंडली दिखा रहे हो वो ठीक है या नहीं। ये शादी मैंने नहीं, वो मैं अभी जो है अभी जो मैं मैंने आपको, उसका मैं अब उसके समझिए शॉर्ट में, समझिए, सुनिए सुनिए। हाँ, मैं शॉर्ट में ही बस एक बात कहूंगा, शॉर्ट में ही बात कहूंगा। दरअसल ये कि वृष लग्न की कुंडली में और 7वें घर में जो है ना, कहना चाहिए वृश्चिक का जो है मंगल बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है शनि। और 7वें का जो स्वामी है वो मंगल सूर्य के साथ और केतु के साथ बैठा हुआ है 5वें घर में। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये सब वैदिक पद्धति से बात कर रहे हो। वैदिक में इस तरीके से नहीं देखा जाता। वैदिक में देखने का तरीका मैंने बताया, पूरी की पूरी 7वें का सब लॉर्ड बताएगा कि शादी होगी या नहीं। और फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड के माध्यम से पता लगेगा कि जो शादी है वो उसकी हम्म। हारमोनियस रहेगी या उसके अंदर डिस्प्यूट होंगे। तो केपी में देखने का तरीका थोड़ा अलग है। ये जो आपने मुझे सारे जी। प्लैनेट बताए ना 7वें घर में बैठे हैं, ये तो सिग्निफिकेटर बन जाएंगे। उसकी दशा में उसको या तो उसकी शादी होगी या सेपरेशन होगा, जैसे भी वो संबंध 7वें घर में बैठ के बना रहे होंगे, ठीक है।
और कोई प्रश्न नहीं पूछे? ये जो चीज सामने आ रही है ना, वो ये हाँ आ रही है जैसे शादी के लिए शुक्र विशेष देखते हैं, तो शुक्र इसका मतलब केपी कहना चाहिए केपी D1 में तो केपी बैठ जाता है छठे में, अरे और राकेश D9 जी, में बैठ जाता है आठवें में। अरे राकेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने शायद मेरा जी पूरा सेशन नहीं सीखा। शुरू में मैंने बताया था कि लोग कहते हैं कि शनि खराब है, राहु खराब है, जुपिटर अच्छा है। केपी में ये सब नहीं होता। केपी में ना शुक्र अच्छा ना शुक्र खराब, ना शनि अच्छा ना शनि खराब, ना जी आठवां घर अच्छा ना आठवां घर खराब। सवाल जी ये है कि जी किस प्लानेट को क्या जिम्मेदारी मिली है। अगर कुंडली के अंदर शनि 2 10 11 दे रहा है तो वो तो राजा बनेगा शनि की दशा में। ओके। और जुपिटर अगर उसका 8 12 दे रहा है तो जी वो तो उस पैसा गवा देगा। ओके। तो इसके अंदर नैसर्गिक, जिसको कहते हैं नेचुरल सिग्निफिकेशन का रोल है, पर प्राइमरी ये है कि कुंडली में प्लानेट को क्या रोल मिला है। ओके। जी और कोई प्रश्न पूछे, और कोई प्रश्न पूछे? यस सर, मेरा डाउट ये है, हाँ अगर बाय चांस दोनों की कुंडली में अगर मतलब जैसे अलग होने का है, जैसे हाँ 5 आपने बताया, 6 7, हाँ ठीक है, हाँ। अगर दोनों में अलग होने का है, तो फिर उनका कुछ है या फिर कैसे टाइप का रहता है, अगर शादी भी होगी बाय चांस तो? देखिए, अगर दोनों के ही योगा ऐसे स्टार्ट हो गए जो कि स्ट्रॉन्ग 1 6 10 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम्म। फिर तो देखिए फिर वो बहुत डिफिकल्ट टाइम है। देखिए पूरा कुंडली देखे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ ओके। देखिए ऐसा होता है पवन जी, 1 6 10 दिख रहा है, पर साथ में हो सकता है 2 7 11 भी एक्टिव हो। और सुनिए, मिलने नहीं आई पाप वो सुनिए, भैया और वो 2 7 11 बहुत भाई स्ट्रांग छोड़ दे। होके बैठे हुए। आ तो रहा है। लड़ाई झगड़ा, ये प्रशांत जी बंद कर लीजिए। तो क्या है, ऐसे में उसका मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, पर सेपरेशन नहीं होगा, बिकॉज 2 7 11 इज आल्सो एक्टिव। और सर जैसे मेरा एक और डाउट था, जैसे आजकल हुकअप और वन नाइट स्टैंड का बड़ा कल्चर है, तो हाँ उसका हम डिटरमाइन कर सकते हैं कुंडली देख के, बिल्कुल, ये इस हंड्रेड लड़का परसेंट अरे या हंड्रेड लड़की अच्छी है? 100%, वो मैंने आपको बताया ना। एवरीथिंग। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है, केपी की जी खूबी है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका और उत्तर नहीं है। जो 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 बारहवां घर रहेगा, होता है। देखिए बंद कर लीजिए राकेश जी, बंद कर उसे लीजिए। जो है राकेश जी वो बंद कर जाना लीजिए। नहीं पड़ेगा अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ ना। सबको। और हम दोनों चलेंगे उसे राजकुमार ने सर एक्सक्यूज मी सर। वहां जाके उससे दिखा लेंगे। अभी मैंने म्यूट कर दिया सबको, थोड़ा इनडिसिप्लिन हो रहा था। ओके। हाँ 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा। अभी मैं एक एक कर पूछूंगा। ओके। हाँ जी अनिल जी, आप बताइए। हाँ जी अनिल जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ जी अनिल जी बोलिए। इससे चलिए ठीक। पहले जो इससे हाँ पहले जो चार्ट आप बताए थे, हाँ उसमें 5 भी था, 7 भी था, तो मैरिज होने का, लव मैरिज होने का बताए थे। बट उसमें 1 भी था, 6 भी था, 12 भी था, हाँ 10 भी था, तो इनका हाँ। मैरिज टिकेगा, डाइवोर्स हो जाएगा? नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग सेपरेशन का योग दिख रहा है, आपने सही सही देखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, 1 6 10 का है ना। तो वो हाँ टेक्निक सर, हाँ सर। तो बहुत है ना। पर देखिए एक चीज और समझनी है, वो दशा सर, भुक्ति अंतरा कब एक्टिव होगी। हाँ कई सर। बार ऐसा होता है कि मान लो वो बहुत लेट हुई तो लंबी चल जाती है। दूसरा, अगर कई प्लानट 1 6 10 से कनेक्ट हो रहे हैं तो उन लोगों की नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जो प्लानट आएगा वो 1 6 10 लेके आएगा। ओके। ओके सर। चलिए मैं थैंक यू समाप्त सर। करता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू और सर। आप लोगों फीस ने का अगर, एक बार जिक्र हाँ करेंगे सर? हाँ बताइए क्या करें। फीस फीस। फीस इसकी 25 350 है। और इसमें सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, और वीडियोस वगैरह मिलते हैं। राइट। कौन से वीडियोस मिलेंगे सर? वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अच्छा, लिंक भी मिलेगा? उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। यस यस यस। 25,000 बहुत कॉस्टली बोल दिए सर आप। अरे बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज, देखिए मैं ये आपको आपकी एक एक मर्जी, चीज, एक आपकी देखिए मैं मर्जी, एक आप चीज, जो चाहे वो रख आ- आप सकते। सुनिए सुनिए। एफर्ट हुए अरे तो हम ले सकते, नहीं तो छोड़ सकते बस। मैं आपके थैंक यू प्रश्न एनीवे। का उत्तर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ।
हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो 75,000 रुपये लेते हैं। ओके। और ऐसे भी लोग हैं जो 9 रुपये में पढ़ा रहे हैं केपी। नौ ठीक रुपए है। का तो वेस्ट है, नौ मगर रुपये और 51 रुपये में भी पढ़ा रहे हैं। नहीं, तो वो तो देखिए, वो आप तो सुनिए, एक दिन का। अब मेरी बात समझिए। आपने जो आज पढ़ाया, आप इसके बेस पे भी आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। आप नंबर रट, मतलब कोई आपको नहीं कह रहा मैं। आजकल लोग क्या करते हैं, केपी के कुछ हर हाउस के नंबर रट लिए और उसको कहते हैं 2 7 11 शादी हो गई एक साथ। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। ऐसे नंबर से रट रटा के वो लोग 9 रुपये और 51 रुपये में कराते हैं। तो अच्छा, हमारे साथ अगर आप पढ़ोगे तो मेरे जो शुरू की 8 क्लास है वो कॉन्सेप्ट की होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत धोखाधड़ी है, आप उनसे सावधान रहिए। ठीक है। ये 8 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये में लोग पढ़ा रहे हैं, 1100 में पढ़ा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने में जो भारतीय विद्या भवन के जो फाउंडर थे उनका कहना था कि 3 जन्म लगते हैं। ओके। एपी ने इतना फायदा कर दिया है कि चलो आप 4 5 महीने में प्रोडक्टिव हो सकते हो। आजकल लोग 2 दिन का वो करते हैं बूट कैंप, 3 दिन का बूट कैंप पे केपी सीख लो। ठीक है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। 2 दिन के अंदर तो मैं अगर आपको प्लानिट के सिग्निफिकेटर पढ़ाऊंगा वो भी नहीं पढ़ा सकता पूरे। अगर मैं आपको जुपिटर सैटर्न इनके सिग्निफिकेटर पढ़ाऊँ ना, 2 दिन तो मैं उसमें आराम से ले लूंगा, 2 2 घंटे। ठीक है। तो इसकी सारा खेल नॉलेज का है। कहने को वो केपी सीख ली, वैदिक सीख ली, कुछ नहीं कर सकते वो। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।